हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, कल हम लोगों ने एमपी ग्रुप 5 2025 का लेटेस्ट पेपर डिस्कशन किया था, जिसमें से 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज बचे हुए 50 क्वेश्चन यहां पर सारे कंप्लीट करेंगे। जैसे पिछली क्लास को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में किया था, वैसे ही इसमें हम लोग उसी तरीके के साथ एक्सप्लेनेशन करने वाले और चीजों को समझने वाले। कल हमने आपसे बोला था कि जो ये पेपर है आपका 2025 का, आप इसमें देखेंगे जो 2017 का पेपर था उसमें से कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। ये हमने कल ही आपको बात बताई थी कि इसमें से आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, और उनका हमने एक्सप्लेनेशन भी कराया था। आज हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस का जो हमने 2017 में एक्सप्लेनेशन किया था उनका स्क्रीनशॉट भी लेकर आए हैं आपको दिखाने के लिए, कि ताकि आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं, अच्छे से उनको जो है पढ़ते हैं, तो आपका जो लेटेस्ट पैटर्न होगा उस पे जो है उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो है आया था किसमें, 2017 में यही क्वेश्चन आया था, कुछ बदला हुआ था थोड़ा सा, और सेम उसी चीज पे ये क्वेश्चन 2025 में आया है। अभी हम आपको दिखाएंगे, और इस चीज को हमने वहां पर मेंशन भी किया है, बताया है। अभी देखना कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक क्वेश्चन आया है, उसके जितने भी ऑप्शन आए हैं, जितनी भी चीजें उस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, उनको एक्सप्लेन करना, उनको जो है समझना। ठीक है, तो चलिए इसी अंदाज में इस क्लास को शुरू करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल और आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट इज नोन एज। मूत्र उत्पादन में कमी को इस नाम से जाना जाता है। ए है पॉलीयूरिया, बी है ओलिगोयूरिया, सी है नॉक्टूरिया और डी है एन्यूरिया। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ये 2017 का पेपर था, एमपी ग्रुप 5 2017 का पेपर था, जिसमें पूछा गया था कंप्लीट सेपरेशन ऑफ यूरिन इज नोन एज। मतलब बिल्कुल ही यूरिन नहीं आ रही है तो उसको क्या कहते थे, उसको बोला जाता था एनूरिया। हमने आगे लिखा है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन। उससे पहले ऑप्शन था ओलिगोयूरिया, जिसमें लिखा है लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। क्या लिखा हुआ है? लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ओलिगोयूरिया लिखा है। वही क्वेश्चन आपसे देखिए पूछ दिया गया, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ओलिगोयूरिया। तो देखा मेरे भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट। ये एक क्वेश्चन नहीं है, जैसे कल एसिड हिमेटिन क्वेश्चन कराया था, वो भी हमने बताया था। कल गैसोमेट्रिक एक क्वेश्चन आया था एचबी एस्टिमेशन का, वो भी हमने बताया था, वो भी 2017 के पेपर में पूछा गया था। तो इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्लास को करेंगे बेहतरीन तरीके से। इस क्वेश्चन में कुछ बताना नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ओलिगोयूरिया लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, एन्यूरिया कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन, हाइपोस्थेनूरिया डाइल्यूटेड यूरिन, हाइपरस्थेनूरिया कंसंट्रेट यूरिन। उसके बाद इधर देखिएगा लिखा है नॉक्टूरिया, मतलब कि रात में 500 ml से ज्यादा अगर यूरिन हो रहा है उसको बोलते हैं नॉक्टूरिया। इधर लिखा हुआ है पॉलीयूरिया। अगर 2500 ml से ज्यादा जो है यूरिन पास हो रही है 24 आवर्स में, इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। ठीक है, तो मेरे भाई समझ गए। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोवा बिलो द लोअर रेफरेंस लिमिट इज नोन एज। ठीक है, कह रहे हैं निचले संदर्भ सीमा में नीचे शुक्राणुओं की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन 2017 के आसपास इर्द गिर्द पूछा गया है। देखिएगा, 2017 के पेपर में क्वेश्चन हमने एजुस्पर्मिया कराया था, तब वहां पर हमने ये चीज बताई थी कि एजोस्पर्मिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म। एजोस्पर्मिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म। उसी से ये क्वेश्चन यहां से आया है कि कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ बिलो द लोअर रेफरेंस। अगर जितना रेफरेंस होना चाहिए एक जो है स्वस्थ मनुष्य के अंदर स्पर्मेटोजोआ की जो संख्या होनी चाहिए, उससे अगर कम हो गई है तो उसको क्या कहेंगे? एजोस्पर्मिया कहेंगे, एस्पर्मिया कहेंगे, ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे, या स्थेनोस्पर्मिया कहेंगे? देखो, मैंने वहां पर यह चीज आपको बताई थी कि जैसे एजोस्पर्मिया है, इसको हमने क्या बोला था? एजोस्पर्मिया को बोला था कि जूजू, एजो जूजू मर गए। ठीक, तो इसमें क्या होता है? कंप्लीट अब्सेंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एब्सेंस ऑफ स्पर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ए स्पर्मिया। ए स्पर्मिया को हमने बताया था कि ए स्पर्मिया में एब्सेंस ऑफ इजैकुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अब उसके बाद लिखा हुआ है ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया का क्या मतलब है? कि स्पर्म काउंट जो है लो हो जाए, स्पर्म काउंट क्या है, कम हो जाए। इसी को क्या बोलते थे? ओलिगोस्पर्मिया कहते थे। स्पर्म काउंट कम हो जाए, मिनिमम कितना होना चाहिए? ठीक है, कितना होना चाहिए आप बताइएगा? 15 मिलियन पर एमएल। कितना होना चाहिए? 15 मिलियन पर एमएल होना चाहिए। अगर इससे कम है तो क्या है?
तब उस कंडीशन को कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। क्या कहेंगे? उसको बोला जाएगा ओलिगोस्पर्मिया बोला जाएगा। और एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है? जो स्पर्म की मोटेलिटी होती है, जो स्पर्म की मोटेलिटी है वो अगर कम हो जाए, स्पर्म मोटेलिटी वो अगर कम हो जाती है तो उसको बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं। तो इसका 27 का जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओलिगोस्पर्मिया। तो देख रहे हैं आप चीजों को कैसे आपको पढ़ना है। अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है आपको हल करना है, कैसे आपको चीजों को करना है। ठीक है, 2017 का मैंने जो है 2017 का जो क्वेश्चन पेपर कराया है, ठीक है, लगभग 2 घंटे का वो है, उसमें जो है 10,000 से भी अधिक व्यूज हो चुके हैं। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है। वैसे ही 2025 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको उसी तरीके से उसको करना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उसको 2 बार तक आपको देखना है। आपको तभी चीजें समझ में आएंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अब दे रहा है कास्टेनेडास मेथड ऑफ कल्चर इज यूजफुल फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। जो कास्टेनेडा की जो है कल्चर की विधि है उसका प्रयोगशाला में किसके लिए, निदान के लिए करते हैं? इंटेरिक फीवर के लिए करते हैं, कॉलरा के लिए करते हैं, टिटनस के लिए करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं। तो देखो, अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी तो आपको ये चीज पता होगी, जो कास्टेनेडा मेथड होता है ये इसका प्रयोग, कास्टेनेडा मेथड इसका प्रयोग जो है ब्रूसेला के लिए करते हैं। ठीक, अभी सुनना, इसका किसके लिए करते हैं? इसका कल्चर ब्रूसेला के लिए करते हैं। और ये काज क्या करता है? जो ब्रूसेला है ये क्या काज कर देता है? ये काज कर देता है ब्रूसिलोसिस। ठीक है, ब्रूसिलोसिस काज कर देता है। और ये ब्रूसेला है क्या? ये बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। अब देखो, मेनली जो है ये इसी के लिए करते हैं। ठीक है, ब्रूसेला के लिए करते हैं। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो इंटेरिक फीवर लिखा है, कॉलरा लिखा है, टिटेनस लिखा है, ट्यूबरक्लोसिस लिखा है। तो आपको बता दें ये चीज इसका जो है इंटेरिक फीवर के लिए भी, इंटेरिक फीवर के लिए भी क्या है, कास्टेनेडा मेथड ऑफ कल्चर का प्रयोग किया जाता है इंटेरिक फीवर के लिए। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहां पर जो कास्टेनेडा मेथड ऑफ कल्चर है मेनली किया जाता है ब्रूसेला के लिए। ब्रूसिलोसिस काज कर देता है, ये एक बैक्टीरिया होता है। ठीक, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रिसेंटिक यानी सिकल शेप गैमेटोसाइट्स आर सीन इन। जो क्रिसेंटिक है, सिकल शेप की गैमेटोसाइट है, वो किसमें देखी जाएंगी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, प्लाज्मोडियम ओवेल में, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम या प्लाज्मोडियम मलेरिया में। यहां से आप ये तो जान गए कि ये सारी स्पीसीज दी हुई हैं। ठीक है, ये सारी स्पीसीज दी हुई हैं किसकी, किसकी दी हुई हैं? प्लाज्मोडियम की। ठीक है, प्लाज्मोडियम की ये सारी स्पीसीज दी गई हैं। ठीक, अब इसमें से आप ये चीज तो जानते हैं कि सबसे घातक कौन होती है? सबके घातक जो होती है, मोस्ट डेंजरस होती है ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होती है। क्यों भाई बोलो? 12th क्लास में आपने ये एनसीईआरटी में पढ़ा था। अगर आप बायो से थे तो 12th क्लास में एनसीईआरटी में ये चीज आपने पढ़ी थी कि जो है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है वो मोस्ट जो है घातक होता है, भी ये खतरनाक होता है। अब बताइए कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये काज क्या कर देता है? ये काज क्या करता है भैया? ये काज कर देता है मलेरिया। क्या करता है? मलेरिया काज करता है। इसमें कुछ बताने का है क्या? और ये मलेरिया जो ये प्लाज्मोडियम है ये क्या है? प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम ये एक पैरासाइट है। क्या है? एक पैरासाइट है। देखो, एक चीज से क्वेश्चन आपको सारे जितने बन सकते हैं वो आपको आने चाहिए। इस क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन बन सकता है हर एक चीज के बारे में आना चाहिए। अब आप देखेंगे कि हमने कितनी बार बता रखा है कि जो प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है और प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, फिर भी हमने आपके लिए यहां पर चीज लिखी है कि किसी ने मान लीजिए वो लेक्चर नहीं देखा है, किसी ने उस लेक्चर को नहीं देखा या वहां लेक्चर देखते समय ये बात उसने मिस कर दी है, फिर भी जब भी क्वेश्चन आया है हमने उस चीज को एक्सप्लेन किया है, ना कि आपका आंसर जो है केवल करवा दिया कि इस क्वेश्चन का भाई आंसर ये होता है, आप टिक मार लीजिए। ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, तो जो क्रिसेंटिक सिकल शेप गैमेटोसाइट हैं वो देखी जाती हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट फीचर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का। अगर जो है सिकल शेप जो है गैमेटोसाइट देखी जा रही हैं तो ये केवल और केवल प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में होंगी, क्योंकि ये इसका डिस्टिंक्ट फीचर है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाई लेवल ऑफ आईजीई इन सीरम आर सीन इन। ठीक है, 4 कंडीशन दी गई हैं। एक एक्जिमा लिखा है, इंट्रिक फीवर, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन। मेरे भाई इस क्वेश्चन को जब आप करें, इस क्वेश्चन को आप करें, आप मान लीजिए एग्जाम में आ गया, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ पता नहीं था, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया और दिमाग लगाइए, दिमाग बस थोड़ा सा आपको प्रयोग करना है। आप देखिए इंटरिक फीवर, ठीक,
डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन। अगर ये दो आप सी और डी को आप थोड़ा बहुत तो जान रहे होंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता था। डिहाइड्रेशन होता था रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता था? डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी हो गई, ठीक, चाहे वो किसी भी तरीके से हो रही है, डायरिया हो गया हो, उल्टी वोमिटिंग हो गई हो बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या था? रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर की कमी होगी। हाइपरटेंशन का मतलब है कि टेंशन हो गई उनको, या बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। अब इन दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है? आईजीई, आईजीई सीरम हाई लेवल क्या बैठ रहा है दिमाग में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई नहीं होना चाहिए, इनको काट देते हैं। फिर इंटरिक फीवर की बात करें, इंटरिक फीवर में, बुखार में आईजीई बढ़ जाना, सुना है क्या कभी? बुखार में आईजीई बढ़ जाना तो सुना नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब एक कंडीशन बचती है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है, एक्जिमा, एक्जिमा बचता है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब सुनिएगा, देखो आईजीई हमने बताया हुआ है, आईजीई आपकी रिस्पॉन्स करती है एलर्जी में। बोलो मेरे भाई, क्यों बताया है कि नहीं बताया? देखो एक एक चीज का स्क्रीनशॉट हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन हमने अगर आपसे बोला है कि आईजीई हमने बताया रिस्पांस करेंगे एलर्जी में, तो ये बात हमने बताई है जब हमने आपको बताया था कि इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती हैं। गेम डी से हमने याद कराया था, सबका वहां पर काम बताया था, सबका वहां पर काम बताया था, वहीं पर बताया था कि जो ई होती हैं, ऐसे ही करके लिखा था, ई जो होती हैं वो एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो है एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। इंटरिक फीवर में हमने बताया तो भी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन में भैया पानी की कमी हो गई तब भी नहीं होगा, हाइपरटेंशन में आपका बीपी बढ़ जाता है। एक्जिमा क्या होता है? देखो ये मेडिकल का टर्म लिखा हुआ है एक्जिमा, आपने सभी ने ये चीज देखी होगी जब कहते हैं ना कि पित्ती उछराई, ठीक है, छोटे छोटे स्पॉट यानी चकत्ते बन गए स्किन के ऊपर, मोटे पैची जो है एरिया हो गए लाल कलर के, उसी को बोलते एक्जिमा। और ये जो है एक्जिमा जब हो जाएगा तो आईजीई सीरम में जो है देखने को ज्यादा मिलेगी, ठीक है, ठीक, इम्यूनोग्लोबिन ई जो है रिस्पॉन्स करेंगी, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर हेट्रोग्लाइकन एक्सेप्ट, ठीक है, हेट्रोग्लाइकन एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन आप देखें, केमिस्ट्री आप जिससे कार्बोहाइड्रेट से, हमने आपसे बताया केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री आप प्रोटीन, केमिस्ट्री आप लिपिड, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि जो यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है केमिस्ट्री आप कार्बोहाइड्रेट से, सेम पेपर में। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया है, आप पढ़ रहे हैं, तो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। हेट्रोग्लाइकन्स क्या होंगे? हेट्रोग्लाइकन्स क्या होंगे? हेट्रोग्लाइकन्स होते हैं पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक, पॉलीमर होते हैं ये किसके? कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। एक बात तो ये समझ गए, नाम से क्या पता चल रहा है? हेट्रो, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होगा, हेट्रो का मतलब क्या? डिफरेंट होगा कुछ। तो जो पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये कैसे बने हैं? 2 आर मोर, ठीक है, दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के, दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड, दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के अगर मोनोसेकेराइड मिल जाते हैं आपस में, तो इनको क्या कहते हैं? इनको बोला जाता है हेट्रोग्लाइकन। इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोग्लाइकन बोलते हैं। अब हेट्रोग्लाइकन की बात कर दी तो होमोग्लाइकन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? होमोग्लाइकन की बात कर लेते हैं। होमोग्लाइकन क्या होंगे? होमोग्लाइकन यहां पर आपने देखा कि हमने क्या लिखा? 2 आर मोर, दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के जो मोनोसेकेराइड हैं अगर आपस में मिल जाएंगे उनको बोलेंगे हेट्रोग्लाइकन। होमोग्लाइकन की बात करें तो केवल एक टाइप के अगर मोनोसेकेराइड, ओनली वन टाइप के, होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसे, केवल एक टाइप के मोनोसेकेराइड हैं अगर, ठीक है, मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? होमोग्लाइकन बनाते हैं। एग्जाम्पल भाई मेरे याद कर लो, एग्जाम्पल याद कर लो। एग्जाम्पल इसके क्या क्या होंगे? जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है, ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज और डेक्स्ट्रिन, ठीक, ये क्या है? ये होमोग्लाइकन के एग्जाम्पल हैं। अब हेट्रोग्लाइकन में हमने क्या बताया? हेट्रोग्लाइकन में बताया था पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 2 आर डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड क्या कहलाते हैं? हेट्रोग्लाइकन कहलाते हैं, ठीक है। अब हेट्रोग्लाइकन के एग्जाम्पल ये हैं, हाइलुरोनिक, केट्रॉन, हिपैरिन, ये हेट्रोग्लाइकन के एग्जाम्पल है। आपसे पूछा था एक्सेप्ट यानी
होमोग्लाइकन का, तो होमोग्लाइकन का आपके सामने लिखा हुआ है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डेक्स्ट्रीन या डेक्स्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है। तो क्या है, आप चीजें समझ पाए। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे, हेट्रोग्लाइकन पूछा गया है, आपने होमोग्लाइकन भी साथ में पढ़ा है, उसके एग्जाम्पल पढ़े हैं, हो सकता है नेक्स्ट जब पेपर हो तो उसमें होमोग्लाइकन आ जाए। तो इस तरीके से आपको चीजों को करते हुए चलना है, पढ़ते हुए समझते हुए चीजों को चलना है। ठीक है, चैनल पे हैं, आपको चीजें में मजा आ रही है, पढ़ते हुए अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रक्टोज प्रेजेंट इन द सीमन इज प्रोड्यूस बाय। तो देखो, जो फ्रक्टोज होता है, पहले तो जो फ्रक्टोज होता है इसका काम क्या होता है सीमन में। फ्रक्टोज का काम होता है क्या प्रोवाइड करना, फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है एनर्जी, प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म सेल को, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म सेल को। ठीक है, कौन, फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है। और ये फ्रक्टोज प्रेजेंट इन द सीमेन प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ए ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, बी ऑप्शन है एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस किया जाता है सेमाइनल वेसिकल के द्वारा। ठीक है, ये प्रोड्यूस किया जाता है सेमाइनल वेसिकल के द्वारा। ठीक है, ये ग्लैंड होती है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन ह्यूमन प्लाज्मा। अब देखो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन आया है थोड़ा दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। ये रटा रटाया जैसे पूछा जा सकता था, आप फटाक से इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन देखना कि कितना बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन के हिसाब से जो देख के लगता है, मेरे हिसाब से मैं वो आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, अब देखियो, वाटर कंटेंट इन द ह्यूमन प्लाज्मा, हमने आपको ब्लड वाले चैप्टर में बताया था, ब्लड वाले चैप्टर में यह बताया था कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं। ब्लड के कितने पार्ट बताए थे, दो पार्ट बताए थे। एक तो बताया था प्लाज्मा, और दूसरा क्या बताया था, फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक, ये सारी चीजें थी, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था, इसमें बताया था प्लाज्मा कितना होता है 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं 45%। ठीक, कितने होते हैं 45%। फिर अब कह रहा है कि प्लाज्मा में वाटर की बात की है, प्लाज्मा में वाटर की बात की है, तो प्लाज्मा में और क्या क्या होता था। देखो मेरे भाई, प्लाज्मा में होती थी प्रोटीन, क्या होती थी, प्रोटीन, क्या होते थे, वाटर, वाटर होता था। उसके बाद अदर सब्सटेंस भी होते थे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, ये सब होता था, ये सब चीजें होती थी। ठीक है, अब इनके परसेंटेज की बात कर लें, इनके परसेंटेज की बात कर लें, तो प्रोटीन होती थी 7% के आसपास, वाटर होता था 91 या 90% के आसपास। ठीक, और अदर सब्सटेंस की बात करें तो 1 या 2%, 1.5% के आसपास होते थे। ठीक है, यहां पर देखिए, प्लाज्मा 55%, प्रोटीन 7%, वाटर 90%, और अदर सब्सटेंस की बात करें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें आती, ये 1%। अब देखेंगे कि वाटर तो 90% है, यहां पर ऑप्शन में आप देखिएगा 0.6, 0.9, 0.5, 0.1, सॉरी 1। अब क्या करेंगे, अब यही देखिए एग्जामिनर एकदम एज इट इज यहां पर दे देता 90%, 91%, सब लड़का मार के चलाता इसको। ठीक, लेकिन फिर भी अगर किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है तो आप समझिए, मान लीजिए ये प्लाज्मा क्या है, एक, जैसे 100 मानते हैं 100%, वैसे प्लाज्मा एक को मान लीजिए 100। ठीक, तो उसी हिसाब से ये 90 क्या हो जाएगा, 0.9 तो हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। अगर प्लाज्मा एक होता तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर जो है 0.9 हो जाएगा ना, वाटर परसेंटेज 0.9 हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, हाउ मेनी सेल्स शुड बी काउंटेड इन डीएलसी टू यील्ड हायर एक्यूरेसी। जब डीएलसी करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट करते हैं काउंट, डीएलसी क्या होता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। देखो डिफरेंशियल, ये भी हमने आपको बताया है। ठीक है, और हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जब भी आप जो है क्वेश्चन को करें तो पहले क्वेश्चन को एकदम धागे के तरीके से खोल दें। ठीक है, एक एक चीज उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन की, उसके बाद ऑप्शन पे चलिएगा, फिर देखना कैसे ऑप्शन निकलते हैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, मतलब आपको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट कौन कौन सी, जैसे कि आपकी हो गई न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी आपको अलग अलग काउंट करनी है, हमने इसका परसेंटेज भी बताया था। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट आपको काउंट करनी है, और हायर यील्ड एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी जो है ल्यूकोसाइट आपको काउंट करनी पड़ेगी। जब आप जो है मैनुअल डीएलसी करते हैं तब क्या होता है, आपने देखा होगा, एक ऐसे डायग्राम नहीं लगाए हैं, यहां पर मैनुअल जो है काउंटर रखा होता है। ठीक, ऐसे उस पे जो है सारे वो लिखे रहते हैं। ठीक, मैनुअल काउंटर रखा होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा एक ऐसे चार्ट बनता है, ऐसे चार्ट बनता है। ठीक है, 100 का। ठीक, ऐसे 10 लाइन इधर रहती हैं, 10 नीचे तक रहती हैं।
ऐसे 10 रहती हैं। ये 100 का जो है ग्राफ रहता है ऐसे, और इन्हीं 100 में क्या करते थे, इन्हीं 100 सेल्स में काउंट करते थे। पहले 100 सेल्स काउंट करते थे डीएलसी में, जैसे कि यहाँ पर आपका लिम्फोसाइट, ठीक, मोनोसाइट, ये सारी चीजें ऐसे लिखते हुए इस चार्ट में 100 में जो है काउंट करते थे ऐसे। और जब यहाँ पर मैनुअल जो है काउंटर रखा होता था, उस पर वो है ऐसे दबाते रहते कि पी आया, एल आया, एम आया, बी आया, ये सब करते थे, ठीक, ऐसे ही 100 में करते थे। ये तो जनरल की बात हो गई। अगर जो है डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा होता है, तो डब्ल्यूबीसी जब काउंट बढ़ा होता है, एक्यूरेसी के लिए क्या होता है, 200, ऐसा जो है 200 जो है सेल्स को काउंट करते हैं, 200 को काउंट करते हैं। ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पर 100 से 150, 80 से 150, 200 से 500, 50 से 100। तो इस ऑप्शन की बात करें तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 200 से 500, ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कंसंट्रेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली रिलेटेड टू रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। ऑप्शन आपके क्या कह रहे हैं, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, आईडीएल। अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता था, जो हमने बताया कि जो आपका एचडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है, एचडीएल का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए पहले तो। एचडीएल का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर आप हमें बताइए कि जो एचडीएल को हमने क्या कहा था, एचडीएल को हमने बोला था गुड कोलेस्ट्रॉल, क्या कहा था, गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा होता है, ठीक, ये हमने बताया था। अगर किसी को इतनी बात याद थी कि एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता था, ये आंसर उसका निकल जाएगा, लेकिन फिर भी इसको दिमाग चाहिए। क्वेश्चन देखो एकदम बेसिक नहीं पूछ रहा है कि एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बता दीजिए, हलवा नहीं है। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा पूछा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्सली रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इनवर्सली रिलेशन की बात कर रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंगे एचडीएल, देखना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एचडीएल बढ़ेगा तो ये जो है सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है, इनवर्सली रिलेशन किससे है, इनवर्सली रिलेशन इससे है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एचडीएल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मेरे भाई अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, सिर्फ ये नहीं होता है कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर क्या है वो बस तुरंत जान ले, नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन जो कह रहा है धागे जैसा उसको खोलिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर जो है ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपके होंगी। ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, 2 मिनट आपका इंतजार किया कि भैया आंसर कमेंट कीजिए, बोलिए क्या हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, इसमें आपका फालतू वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। चीजों को आप समझिएगा, एक एक लाइन आप जो क्वेश्चन में दी गई पहले वो समझिए, फिर ऑप्शन तो अपने आप निकल जाएंगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस बाय विच द हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन आर एग्जामिन विद द बेयर आईज बिफोर द प्रोसेस फर्दर इज। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज लिख दी है। आप लगता है इसको पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, हिस्टोपैथोलॉजी का है। और हिस्टोपैथोलॉजी की जिसने भी अभी तक नहीं क्लास की है, भाई मेरे क्लास कर लो, उस क्लास को कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बाद में जब आप पेपर देंगे उसके बाद आपको समझ में आएगी चीजें कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है क्लास में जो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अगर देखो, अगर आपने 2017 का पेपर किया होता, सुनना, अब देखो मैं 2 मिनट तो आपका समय लूंगा, क्यों, उसका रीजन है ना, क्योंकि इस वजह से लूंगा कि अगर आपको यहाँ पर चीजें अच्छी मिल रही हैं, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा ये मैं ही बता पाऊंगा, ठीक है। आपको देखिएगा, अगर ये 2017 का पेपर किए होते, ठीक, जो हमने कराया, और 2025 का आप पेपर देने गए होते, इस पेपर से ही आपके 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन निकल रहे थे, जिसमें हमने कुछ बताया नहीं, बोल दिया हो, छोड़ दिया हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसको जाकर आप अभी भी देख सकते हैं 2017 के पेपर में। तो आप समझिए, अगर एक वीडियो से 1 घंटे से आपके 7 से 8 क्वेश्चन निकल जा रहे हैं, तो ये आपके लिए कम फायदेमंद है क्या। 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन एक ही जगह से लाइन वाइज लिखे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, बेनिफिट है कि नहीं इस चीज का। तो इसीलिए मेरे भाई कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन जरूर करो, और इसी अंदाज में करो। जो हम क्लासेस करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को समझते हुए आप क्लास को करिएगा, मजा आएगी, गारंटी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो था, द प्रोसेस बाय विच द हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन एग्जामिन्ड विद द बेयर्ड आई, अगर आप ये चीज देख लेते, बेयर्ड आई का मतलब है केवल आंखों से, ठीक है, बेयर्ड आई का मतलब है आंखों से, माइक्रोस्कोपी से नहीं, बिफोर द प्रोसेस फर्दर। आपने देखा होगा जब ग्रॉसिंग टेबल पर क्या होता था, ग्रॉसिंग टेबल पर स्पेसिमेन रखा होता था, तो आप देखते थे बगल में जो है एक जेआर बैठा रहता था, वो जो है क्या करता था, लिखता था। अब ये जैसे ग्रॉसिंग टेबल पर क्या है, स्पेसिमेन आया, तो वो बता रहे हैं देख के, जिस स्पेसिमेन कंटेंस, अब हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक, कि ये स्पेसिमेन जो आया है इसका कलर कैसा है, डार्क ब्राउन है,
ब्राउन येलोइस है, ग्रीन दिख रहा। इस पर जो है लिम्फोमा है, लिम्फ नोड है, ये पाया जा रहा है। इसकी साइज की बात करें, लेंथ विथ हाइट, ये सब दी जा रही है। ठीक, ये जो भी वो आंख से देखकर एग्जामिन करके जो उस पर बता रहे हैं और रजिस्टर पर मेंटेन किया जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ग्रासिंग बोल रहे थे ना। इसी को क्या बोल रहे थे? इसी को तो ग्रासिंग बोल रहे थे। यही चीज तो स्टार्टिंग में आप कर रहे थे, जो खुली आंखों से आप अपनी देख रहे थे, वहां पर ये चीजें बोली जा रही थी कि हाँ इसका क्या है, इसका शेप कैसा है, साइज कितना है, ठीक है, कलर कैसा है, ओरिएंटेशन क्या है, लेबल्ड है कि नहीं है। ये सारी चीजें जब आप स्टार्टिंग में कर रहे थे, यही तो ग्रासिंग थी, यही तो आप नोट कर रहे थे, यही तो देख रहे थे। माइक्रोस्कोपी की नीड नहीं हुई, आंखों से जो देख रहे थे उसी को बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन द ह्यूमन क्रिप्टोस्पोरिडियम काज, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम काज। देखो ह्यूमन में जो क्रिप्टोस्पोरिडियम होता है वो क्या क्या काज करता है? निमोनिया काज करता है, मेनिंजाइटिस काज करता है, डर्मेटाइटिस काज करता है, या डायरिया काज करता है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, ऑप्शन पे पहले आओ। ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में सबसे पहले ये देखिए, आइटिस लिखा है। आइटिस, मैं आपको बताऊं, जिस भी वर्ड के लास्ट में आइटिस मिल जाए, आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? सूजन, स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? स्वेलिंग। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का मतलब है स्किन में इन्फ्लेमेशन, स्किन में स्वेलिंग हो जाए। ठीक है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का मतलब है जो आपकी मीनिंग्स होती हैं, मेनिंजीज होती हैं, ठीक है, ब्रेन में लेयर्स होती हैं 3, ठीक, उनमें अगर स्वेलिंग आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है मेनिंजाइटिस। ब्रेन की जो लेयर होती है उनमें स्वेलिंग आ जाए उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। आप जानते हैं कि निमोनिया किससे होता था? निमोनिया किससे होता था? कमेंट बॉक्स में आप फेंक के बताइएगा, हमने 10 बार आपको बताया है कि निमोनिया किससे होता है। ठीक, निमोनिया कौन काज करता है? अब उसके बाद बात करते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ये काज करता है डायरिया। ये काज क्या करता है? ये काज करता है डायरिया। ये माइक्रोस्कोपिक जो क्रिप्टोस्पोरिडियम है ये क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है, पहली चीज। ठीक, माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है। दूसरी चीज क्या करेंगे, जो ये डिजीज है डायरिया, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। ठीक, वाटर बॉर्न डिजीज है, गंदे पानी से, इन सब चीजों से ये हो जाती है। ठीक है, डायरिया। ठीक, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिश्यू डिहाइड्रेटिंग एजेंट? टिश्यू डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अरे भाई हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास अगर आप कर रहे हो तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहां आ गया? चौथा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हमने तो पीछे करा दिए। एक पूछा गया था एंड पॉइंट ऑफ किसका? एंड पॉइंट ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, वो भी उसी क्लास से। अब समझो इस बात को, सारी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखते रहिएगा। टिश्यू डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हमने बताया था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन पानी का निकलना। डी का मतलब क्या था? रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर। अब जब रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा था, जब पानी निकल रहा था, तो पानी की जगह कौन ले रहा था? पानी की जगह अल्कोहल ले रहा था मेरे भाई, अल्कोहल ले रहा था। और अल्कोहल जब ये प्रोसेस हो रहा था, आप देख रहे थे कि 70%, 60, 70, 80, 90 और एब्सोल्यूट। ठीक, ऐसे करते हुए एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या है, ऐसे हम लोग डालते जा रहे थे। ठीक है, कैसेट को ऐसे हुए डालते जा रहे थे। ये डिहाइड्रेटिंग का प्रोसेस था। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जहां पर आपको अल्कोहल मिल जाए वही हो जाएगा, वेरिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल। इसका डी ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन कैसे नहीं निकलेगा? अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, आपने चीजों को समझ के रखा है, तो क्वेश्चन तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द फिक्सेटिव यूज फॉर द वेट फिक्सेशन एक्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन से फाड़ दो। हमको कहते हैं हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ इसमें मेरे भाई। क्या कह रहे हैं कि फिक्सेटिव यूज फॉर द वेट फिक्सेशन, फिक्सेटिव बताने हैं जो फिक्स करते हैं। ठीक, एक लिखा हुआ प्रोपेनॉल, एक लिखा 70% अल्कोहल, एथेनॉल, मेथनॉल। देखो मेरे भाई, ये चीज आपने सुनी है, क्या सुना हुआ है? ये चीज बहुत सुनी हुई है कि मेथनॉल 100% मेथनॉल का प्रयोग करते हैं फिक्सेशन के लिए। एथेनॉल आपने सुना है 95% एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। आपने प्रोपेनॉल भी सुना हुआ है। इन तीनों को तो आपने सुना है, इन तीनों को आपने सुना है कि फिक्सेशन के लिए यूज करते हैं। क्यों भाई, सुना है कि नहीं सुना है? कभी आपने ये सुना है कि 70% अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं फिक्सेशन के लिए? कभी आपने सुना है? नहीं ना। तो इसका बी ऑप्शन राइट है मेरे भाई। 70% अल्कोहल का कहां प्रयोग किया जाता है फिक्सेशन में? कहीं नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आपको दिमाग से समझ में आना चाहिए। इस तरीके से आपका जो है दिमाग की सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कीजिए। यूजुअली विच टाइप ऑफ ब्लड इज कैरीड बाय वेन्स। देखो
अब ये क्वेश्चन आपका आ चुका है ब्लड से, ब्लड वाले चैप्टर से आ चुका है। हमने थ्योरी करा रखी है। आप देखेंगे कि हमने 2 लेक्चर लिए हुए, एक लेक्चर में डाइजेशन और रिस्पायरेशन है, दूसरे लेक्चर में क्या है आपका बोन वाला चैप्टर है पूरा, उसके बाद में हार्ट, ब्लड और लिम्फ, ये 2 चैप्टर हमने कराए, 2 मैराथन। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो दोनों ही आपको लिंक मिल जाएंगी वीडियो की, या फिर आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। ह्यूमन एनाटॉमी नाम से प्लेलिस्ट होगी जिसमें 2 क्लासेस होंगी। उन 2 क्लासेस को आप जरूर कीजिए। बेसिक से क्लास है एकदम, थ्योरी 1 नंबर की वहां पर बताई गई है, उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया है। यहां पर भी आपको बताएंगे, डिटेल में डिस्कस का मतलब यह है कि यहां पर भी आपको चीजों को बताएंगे। कह रहा है यूजुअली विच टाइप ऑफ ब्लड, किस तरीके का ब्लड कैरीड किया जाता है वेन्स के द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए, मिक्स्ड, होमोलाइज्ड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। देखो मेरे भाई, पहले तो ये बताओ, ये हमारा हार्ट होता है, ठीक, प्यारा सा नाजुक सा दिल है हमारा, ठीक है, ये हार्ट था, ठीक, हार्ट ये था। इसमें क्या था, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इससे ब्लड आता था राइट वाले एट्रियम में, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इनसे क्या था, ब्लड आता था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता था, उसके बाद में ये होता था, ये जो है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाता था, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाता था, किस में जाता था, लंग्स में जाता था, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर, ऐसे ही हम आपको समझा पाएंगे भाई यहां पर, ठीक है। लंग्स से, तब भी आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट वाले किस में आता था, लेफ्ट वाले जो है एट्रियम में आता था, लेफ्ट वाले एट्रिया से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आता था, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से होल बॉडी में चला जाता था आयोटा के थ्रू, किसके, आयोटा के थ्रू होल बॉडी में चला जाता था, ठीक है। अब देखो यहां पर ये चीज समझो, यहां पर ये चीज समझो, लिखा है वेन्स, वेन्स आपने सुना है, आपने ये भी तो सुना है आर्टरी, क्या सुना है, आर्टरी भी तो सुना है। अब जब वेन्स का पूछा गया है तो आर्टरी भी बताएंगे। देखो वेन्स का जो है ये शब्द देखिए क्या कह रहा है, वेन्स, इन 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 अंदर, यानी वेन्स वे होती हैं जो ब्लड को हार्ट की ओर लाती हैं। वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट की ओर लाती हैं, मोस्टली यही लगता है, ओर लाती हैं, ठीक। अब आर्टरी, आर्टरी की स्टार्टिंग देखो मेरे भाई किससे हो रही है, आर्टरी की स्टार्टिंग हो रही है अवे से, किससे, अवे से, ए से, तो इसका कह देंगे क्या मतलब है, अवे। तो आर्टरी वे होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। ये क्या हो गई, ये आर्टरी हो गई, ठीक, ये आर्टरी हो गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एयोटा ले जा रही हैं होल बॉडी में, ठीक है, एयोटा के थ्रू, यानी आर्टरी जो है क्या करती हैं, अवे, दूर ले जाती हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो भेजा जाएगा शरीर के अंगों में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाएगा, तो आर्टरी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैसा, ऑक्सीजनेटेड। अब वेन्स क्या कर रही थी, वेन्स जो है जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जितना भी सेल्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो लेके आती हैं हार्ट में, वो लेके आती हैं हार्ट में, यानी हार्ट की ओर लाती हैं। तो जो वेन्स है वो कैसा जो है, डीऑक्सीजनेटेड इनके अंदर ब्लड फ्लो होता है, कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक। तो वेन्स के अंदर कैसा फ्लो होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहीं पर एक्सेप्शन होता है, अपवाद की बात करें, अपवाद की बात करें जो यहां पर बताया हमने, यहां पर बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है, पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जिसमें कैसा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक। और पल्मोनरी आर्टरी, सुनो मेरे भाई, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है एक ऐसी आर्टरी होती है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। पूछा जा सकता है, जब ये क्वेश्चन पूछ दिया गया तो ये भी पूछा जा सकता है, क्यों बोलो भाई, पूछा जा सकता है कि नहीं, मजा आ रही है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पूरी हमने थ्योरी आपको यहां पर चीजों को समझा दिया। इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, हमको मजा आती है कि चीजें आपको एक्सप्लेन करें, आपको जो है बताएं और आपको समझ में आ जाए। खुशी इस बात की ही होती है कि जब आप कमेंट करते हैं हाँ हमको चीजें समझ में आ रही हैं,
हमने इतना अच्छा समझा पाया आपको, आप उस चीज को समझ पाए, क्योंकि आपकी तरह हम भी एक लर्नर हैं, हम भी चीजों को सीखते हैं, तो हमें पता है कि आपको क्या नहीं समझ में आता है, कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इसी वजह से। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। ड्रैपकिन सोल्यूशन कंटेन्स, अब बोलो मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया है। अब आप एक एक, अब यहां पर एक एक जो है स्क्रीनशॉट लगा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेरी रेगुलर क्लास कर रहा है, तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस चीज को मैंने बताया है कि नहीं बताया है, कि जो ड्रैपकिन सोल्यूशन होता है कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो पहले तो ये बताओ कि ये जो ड्रैपकिन सोल्यूशन होता है इसका यूज कहां करते हैं। इसका भैया यूज होता है किसमें, साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड में, साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड में, ठीक, हीमोग्लोबिन मेथड में इसका प्रयोग होता था। और ये जो मेथड होता था मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता था एचबी एस्टिमेशन का, ठीक, क्यों, दूर दूर तक भैया मैंने बताया था कि इसके चर्चे हैं एक्यूरेसी के, ठीक है, दूर दूर तक। अब हमने बताया था जो ड्रैपकिन सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड, और भी होते हैं लेकिन पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड दो कंपोनेंट मेन होते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड दोनों होते हैं, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। विच इज द आइडियल साइट फॉर बोन मैरो एक्सपायरेट इन इन्फेंट्स, बच्चों में बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए कौन सी बेस्ट साइट होती है। मेरे भाई ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे, आप रेगुलर अगर क्लास मेरी कर रहे हो तो देखिएगा 2025 का जो पेपर है आपके लिए हलवा है, ठीक। अब बताइए, बोन मैरो एक्सपायरेशन के लिए हमने डायग्राम के साथ आपको बताया था कि सुपीरियर इलियक क्रिस्ट, इंफीरियर जो है, ठीक, ये सारी चीजें हमने बताई थी। अगर इन्फेंट की बात कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि बच्चों में कहां से लेते हैं, बच्चों में लेते थे टिबिया से, कहां से लेते थे, टिबिया से लेते थे, अपर इंड ऑफ टिबिया। एडल्ट की बात करें तो कहां से ले रहे थे, सुपीरियर इलियक क्रिस्ट से ले रहे थे, ठीक है, सुपीरियर इलियक क्रिस्ट से ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे भाई, बोलो। एडल्ट में बताया था पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रिस्ट से लिया जाता है एडल्ट में। बच्चों में बात करें तो अपर इंड ऑफ टिबिया से लेते हैं, बोन मैरो एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक। बहुत ही डिटेल में अच्छी तरीके से चीजों को हमने आपको बताया है। अब देखिए, सीएसएफ फॉर्म ए कॉब वेब ऑन द स्टैंडिंग इन, सीएसएफ खड़े होने पर एक मकड़ी का जाला बनाता है, मतलब जो है सीएसएफ कौन सा ऐसा सीएसएफ है, क्या उसमें दिक्कत हो जाएगी, कौन सी ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसमें जो है सीएसएफ जो है कॉब वेब यानी मकड़ी के जाले जैसा जो है उसके अंदर संरचना बना लेगा। वायरल मेनिंजाइटिस में, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में, या फंगल मेनिंजाइटिस में, या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में। तो देखो भाई, जो सीएसएफ होता है इसका पहले फुल फॉर्म बताओ, 10 बार बता चुका हूं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। अब देखो जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होती है, जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होती है, इसके पेशेंट में, ऐसे पेशेंट के सीएसएफ में, ऐसे पेशेंट के सीएसएफ में क्या है, प्रोटीन हाई हो जाता है, ठीक, हाई प्रोटीन हो जाता है। जब ये हाई प्रोटीन हो जाता है, ठीक, और कौन से हाई प्रोटीन हो जाता है, आप जानते हैं कि सीएसएफ में प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिन होती है। अब फाइब्रिन आप जानते हैं ये जाल जैसा, मकड़ी जैसा संरचना बना लेती है, ठीक, बहुत जब ज्यादा हो गई, हाई हो गई तो कैसा, मकड़ी जैसा संरचना बना लेती है, और ये ऐसा होता है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में। किसमें होता है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में ऐसा होता है, ये स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कॉब वेब लाइक स्ट्रक्चर है जो सीएसएफ किसमें बना लेगा, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में बना लेगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, काइल यूरिया इज ए कंडीशन वेयर द यूरिन कंटेन्स, काइल यूरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूत्र में डैश होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, फैट होता है। तो मेरे भाई काइल यूरिया होता है, काइल यूरिया में जो है यूरिन का कलर, यूरिन का कलर मिल्की व्हाइट जैसा हो जाए, ठीक, यूरिन का कलर कैसा हो जाए, मिल्की व्हाइट अपीरियंस होता है, मिल्की व्हाइट अपीरियंस होता है, ठीक। इसका मतलब है कि उसमें काइल प्रेजेंट है, काइल प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, काइल प्रेजेंट है उसमें। और ये काइल होता क्या है, काइल होता क्या है, बोलो मेरे भाई, काइल क्या होता है, ये मिल्की लिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक, लिम्फेटिक फ्लूइड। अब इतनी बात से आपका क्वेश्चन निकल सकता था, अगर इतनी बात आपको पता होती कि काइल जो क्या होता है, एक मिल्की व्हाइट लिम्फेटिक फ्लूइड है, ठीक, एक मिल्की व्हाइट लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, ठीक। तो इससे आप समझ जाइए, अगर यूरिन में काइल प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, लिम्फेटिक यानी लिम्फ, ठीक,
लिम्फेटिक फ्लूइड कहाँ होता है? लिम्फ में होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो काइल यूरिया कंडीशन है, यूरिन के अंदर क्या आने लगता है? लिम्फ आने लगता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यूट्रल डाई विल स्टेन। न्यूट्रल डाई, अभी तक आपने सुना एसिडिक डाई, बेसिक डाई, अब न्यूट्रल डाई क्या है? न्यूट्रल डाई, बेसिक डाई। अब देखो ये क्वेश्चन छोटी क्लास में या फिर आपका दिमाग अगर तुरंत हिट कर रहा है इस चीज के लिए, ये भी क्वेश्चन आपका ऐसे निकल जाएगा। देखो अगर ये चीज आप समझ गए कि एसिड और बेस को मिला दिया, ठीक, एसिडिक डाई और बेसिक डाई को मिला दिया तो न्यूट्रल डाई का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, न्यूट्रल डाई का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको पता था कि जो एसिडिक डाई थी, जो एसिडिक डाई थी वो किसको कलर कर रही थी? एसिडिक डाई अपनी कर रही थी साइटोप्लाज्म को। किसको? साइटोप्लाज्म को। और बेसिक डाई किसको कर रही थी? न्यूक्लियस को कर रही थी। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए कि जब न्यूट्रल डाई है, इसके अंदर एसिडिक है, इसके अंदर बेसिक है, तो एसिडिक वाला साइटोप्लाज्म को कर देगा, बेसिक वाला न्यूक्लियस को कर देगा। ऑप्शन देखिए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, कनेक्टिव टिश्यू बोथ दे रहा है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इसका डी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा। बताइए क्या इसमें जो है बहुत बड़ी तोफ है? ये क्या दिक्कत हो गई इस क्वेश्चन में? एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, आपको चीजें समझ में अगर आ रही हैं, आपको पता है, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखिएगा, द फॉलोइंग आर द कॉमन साइट फॉर एफएनएसी। जो कॉमन साइट है कौन सी होती है एफएनएसी के लिए? ब्रेस्ट होता है, थायराइड होता है, लिम्फ नोड होता है, स्प्लीन होता है। ये चार में से आपको बताना है। अगर आप ये चीज जानते हैं, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। एफएनएसी का मेरे भाई फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। पूछा गया है क्वेश्चन 2017 में। क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी के बिहार पर देखिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के बिहार पर ये क्वेश्चन आ गया। तो एफएनएसी किनकी करते थे? एफएनएसी की जाती थी, एफएनएसी की जाती थी पैल्पेबल मास की, मतलब जो दबने वाला हो। ठीक, मोस्टली किसकी करते हैं? पैल्पेबल मास की करते हैं, जो दबने वाला हो। और ये कैसा? जैसे ब्रेस्ट हो गया, थायराइड हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ये पैल्पेबल मास है। ठीक, इनकी करते हैं एफएनएसी। और भी होता है, जैसे कि एफएनएसी आपने देखा होगा, लीवर क्या हो गया, ठीक, लीवर का अदर साइट, ठीक, लीवर का आपने देखा होगा यूएसजी गाइडेड एफएनएसी किसके करते हैं? लीवर का भी करते हैं। ठीक है, और भी चीजें हो गई। तो इसका डी ऑप्शन देखिए, यहीं से ही निकल गया कि एक्सप्लीन का जो है एफएनएसी नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सप्लीन जो है हाईली वेस्कुलर होता है। ठीक है, तो भाई मेरे बताओ, समझ में आया? ठीक है, इसमें कुछ समझने जैसा चीजें नहीं है। अब देखिए, इन केस ऑफ स्टूल कलेक्शन द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? इनमें से देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तभी बनेगा। ये देखिए, इन केस ऑफ स्टूल कलेक्शन, जब आप स्टूल का कलेक्शन कर रहे होंगे तो फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू, इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। ठीक है, एग्जामिन विद इन 1 आवर ऑफ द कलेक्शन, आपने ये चीज जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर क्या है, कलेक्शन के ही अंदर एग्जामिन कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इफ म्यूकस आर एनी ग्रॉस फीचर आर प्रेजेंट शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब क्या है? अगर कोई ग्रास फीचर दिख रहा है, म्यूकस दिख रहा है, तो उसको क्या करेंगे? नहीं करेंगे, हटा देंगे। अरे भैया नहीं भाई, ग्रास फीचर तो देखने हैं आपको कि म्यूकस दिख रहा है, पतला है, क्या है, ये सारी चीजें तो आपको देखनी है। स्टूल मस्ट बी फ्रेश, हाँ होना चाहिए। मॉर्निंग सैंपल प्रेफर, हाँ भैया सुबह का प्रेफर किया जाता है। तो इसमें से एक्सेप्ट कह रहा था किसको? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? इसका बी ऑप्शन राइट हो गया। बताओ, कुछ इसमें जो है ऐसा नहीं था कि जो आप याद कर ले, रट ले। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ स्टेन यूज्ड इन बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी। जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी होती है बोन मैरो, उसमें से कौन सा स्टेन नहीं करते हैं? नॉट एन एग्जांपल। ठीक, कौन सा स्टेन नहीं करते हैं ये आपको बताना। 4 ऑप्शन, एचएनडी, रेटिकुलिन, मैसेंस ट्राइक्रोम स्टेन या एल्सियन ब्लू स्टेन, ये 4 आपको बताने। देखो बेसिक से आपको बताएं, जो जहां आपको हर जगह देखने को मिल जाते होंगे स्टेन। सबसे पहले तो है एचएनडी। एचएनडी ये जो है आपको हर जगह, मतलब अगर बोन मैरो की स्लाइड बनी हुई है तो एचएनई हो गया, रेटिकुलिन हो गया, ठीक, एचएनडी हो गया, रेटिकुलिन हो गया, आपका पर्सियन ब्लू हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है जिम्सा हो गई। ठीक, ये सारी तो आप करते ही करते हैं। ठीक, मेसेंस ट्राइक्रोम भी हो गया, ये तीनों तो आप करते ही करते हैं। अब ये बताइए कि जो ये मेसेंस ट्राइक्रोम है, स्टेन है, ये किसके लिए करते थे? ये विजुलाइज कोलेजन, ये कोलेजन को देखने के लिए की जाती थी। अब इससे तो आप ये समझ गए कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एल्सियन ब्लू स्टेन। एल्सियन ब्लू स्टेन जो है जनरली जो है बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी के लिए नहीं किया जाता है। तो फिर भाई ये किसके लिए करते हैं? ये म्यूकस सब्सटेंस के लिए करते हैं स्टेन। किसके लिए?
म्यूकस सब्सटेंस के लिए। किसके लिए करते हैं? म्यूकस सब्सटेंस के लिए करते हैं। अब देखो हमने क्या नाट पूछा गया था, तीन हमने ऑप्शन से निकाल लिए कि ये तीन करते हैं ये नहीं करते हैं। आप यही करेंगे, डी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ गए, तीन ये देख लिए कि हाँ ये तीन करते हैं, डी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ गए। आपके ये अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये एल्सियन ब्लू स्टेन अगर एग्जाम में आ गया है, पूछा गया है, तो ये भी तो जान लो। पूरा मत पढ़ो, सब कुछ मत पढ़ो, मतलब इतना तो पढ़ लो कि एल्सियन ब्लू स्टेन किसके लिए करते हैं? म्यूकस सब्सटेंस के लिए। हो सकता है अगर आप इतनी जानकारी अपने अंदर स्टोर कर लिए, हो सकता है क्वेश्चन में पेपर आ जाए एलिमिनेशन मेथड से इसका प्रयोग करके क्वेश्चन वो सॉल्व हो सकता है। अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन को करेंगे तभी आपकी चीजें बढ़िया निकलेंगी, क्वेश्चन आपके होंगे। विच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरोबिलियोजन इन द यूरिन? ये भी जो है क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से कीजिए मेरे भाई। नहीं आता मुझको इसका आंसर, एलिमिनेशन मेथड लगाइए धकाधक, ठीक तुरंत। कैसे? बेंजीडीन टेस्ट हमने आपको बताया किसके लिए कर रहे थे? फीकल ऑकलेट ब्लड, छुपे हुए ब्लड को देखने के लिए बेंजीडीन कर रहे थे, ठीक। बेनेडिक्ट किसके लिए कर रहे थे? शुगर के लिए, ठीक, शुगर के लिए। हेज किसके लिए कर रहे थे? हेज कर रहे थे बाइल साल्ट के लिए। किसके लिए? हेज सल्फर टेस्ट किसके लिए करते थे? बाइल साल्ट के लिए करते थे। कौन बच गया मेरे भाई? कौन सा ऑप्शन बच गया? इलरिच टेस्ट आपका ऑप्शन बच गया, बी वाला। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तालियां बजाइए, क्वेश्चन आपका निकल गया एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखो यूरोबिलियोजन होता क्या है, समझो। यूरोबिलियोजन आ सकता है तो हम आपको बताएं यूरोबिलियोजन क्या होता है, समझिए मेरे भाई। यूरोबिलियोजन होता है क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यूरोबिलियोजन क्या होता है? यूरोबिलियोजन होता है कलरलेस प्रोडक्ट होता है किसका? बिलिरुबिन का। कलरलेस प्रोडक्ट ऑफ बिलिरुबिन रिडक्शन, ठीक है। कलरलेस प्रोडक्ट होता है किसका? बिलिरुबिन रिडक्शन का, ठीक है। बिलिरुबिन रिडक्शन का कलरलेस प्रोडक्ट होता है। और ये कैसे बनता है? ये कहां बनता है? फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइन। कहां? फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइन, ठीक है। ये किसमें बनता है? इंटेस्टाइन में बनता है। और कौन बना देता है मेरे भाई? कौन बना देता है? बोलो बोलो। ये बना देता है बैक्टीरियल। कौन बनाता है? बैक्टीरिया बना देते हैं भैया। बैक्टीरियल एक्शन होता है बिलिरुबिन पे, वो बना देते हैं। बैक्टीरियल एक्शन से ये जो है बन जाता है, ठीक। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा। इसकी जो है पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हिस्टोपैथोलॉजी की हमने क्या है पीडीएफ डाल दी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं शानदार तरीके से। आप अपने यार दोस्त भाई बहन उसको भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप कहीं भी उसको भेजिएगा, हाँ बस बेचिएगा नहीं, भेजिएगा, ठीक है। फ्री आप कॉस्ट दीजिएगा, क्योंकि ये चीज फ्री मिल रही है, फ्री में बांटिए। सब लोग उसका प्रयोग कीजिए, उसको जो है बांटने से विस्तार कीजिए, बढ़ती हैं चीजें, ठीक है। उसको आप सभी को भेजो भाई, जो पढ़ता हो, जो डीएमएलटी बीएमएलटी जो भी कर रहा हो, पढ़ रहा हो, तैयारी कर रहा हो, सबको आप उसको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्रस्ट साइटोलॉजी इज सीन इन, या क्रस्ट साइटोलॉजी इज यूज्ड इन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो अगर आपने पढ़ा होगा किताब में भी, तो ये यहां पर लिखा होगा जो क्रस्ट साइटोलॉजी है वो जीआईटी के लिए करते हैं, ठीक। जीआईटी के लिए करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। यहां पर आप देखेंगे ए ऑप्शन यूरोपैथोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी, लैरिंगोपैथोलॉजी या साइटोपैथोलॉजी लिखा हुआ है। अगर आपको बात बताएं जो क्रस्ट साइटोलॉजी है, अगर आप अच्छी किताब में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी जगह पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा कि ये सीएनएस के लिए भी, सीएनएस लेजन के लिए भी करते हैं। किसके लिए? सीएनएस लेजन के लिए भी करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीजन, ठीक। वहां पर ये चीज आपको मिल जाएगी। अब सीएनएस लीजन का सेंट्रल नर्वस से किसका रिलेशन है? यहां पर आप देखिएगा यूरो से है, यूरोपैथोलॉजी से नहीं है। लैरिंगो से है भैया, लैरिंग से नहीं है। साइटोपैथोलॉजी इससे नहीं है। सीएनएस किससे है? नर्वस से रिलेटेड हो गया, ठीक। आपने लगा दिया दिमाग, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रस्ट साइटोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी आ चुका है, हो सकता है भविष्य में जीआईटी आए, और भविष्य के लिए मनीष भाई पटेल बैठे, उन्होंने आपको बता दिया कि जीआईटी होता है। आगे चलिएगा, द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट क्या करता था? गुड क्लियरिंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? क्लियरिंग एजेंट किसके बाद प्रयोग करते थे? डिहाइड्रेशन के बाद, पानी निकल जाने के बाद में कौन सा प्रोसेस होता था? क्लियरिंग होता था। और इसी क्लियरिंग को क्या बोलते थे? डी एल्कोहलाइजेशन बोलते थे, या फिर
एल्कोहल का निकलना, डी एल्कोलाइजेशन बोलते थे, अल्कोहल का निकलना, क्वेश्चन पूछा गया 2017 में। आइए, रैपिड एंड क्विक रिमूवल ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, भैया ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। इवोपरेट क्विकली इन वैक्स बाथ, हैं जल्दी से जो है इवोपरेट कर जाए ना भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नॉट डिजॉल्व आउट डाई यूज फॉर स्टेनिंग, हाँ भाई ठीक बात है। इजिली रिमूव्ड बाय मेल्टेड पैराफिन वैक्स, हाँ इजिली रिमूव्ड बाय मेल्टेड पैराफिन वैक्स, ठीक है। ये तीनों चीज तो सही हो गई, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो इवोपरेट टू क्विकली इन वैक्स बाथ, ये नहीं होना चाहिए, इवोपरेट नहीं करना चाहिए वैक्स बाथ में। तो ये क्या है, ये तीन तो इसकी गुड प्रॉपर्टी है और ये वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन राइट था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द विडाल टेस्ट, भाई पर्पज ऑफ द विडाल टेस्ट आपको बताना है। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं, विडाल टेस्ट मेरे भाई टाइफाइड के लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखो, जो विडाल टेस्ट है टाइफाइड के लिए करते हैं, डायग्नोस ट्यूबरकुलोसिस नहीं। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, फेंक के मारिए। डिटेक्ट एचआईवी, ठीक। डिटरमाइन ब्लड टाइप, अरे मेरे भाई कहां हो, कहां हो, ब्लड टाइप के लिए करते हैं ना भाई, किसके लिए करते हैं, डायग्नोसिस टाइफाइड फीवर। अगर देखो और अच्छा जो है, अगर अच्छा जो है यहां पर एग्जामिनर, और अगर आपको दिमाग थोड़ा सा खर्च करा लेता तो यहां पर टाइफाइड की जगह इंटेरिक फीवर लिख देता, इंटेरिक फीवर लिख देता तो अच्छे अच्छों का क्वेश्चन गलत हो जाता, इंटेरिक फीवर लिख देता, अच्छे अच्छों का क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन जिसने मेरी क्लास कर रखी होती उसका क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 से 3 बार ये बात बता चुके हैं, टाइफाइड फीवर यानी इंटेरिक फीवर जब टाइफाइड होता है तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है, अगर लंबे समय तक चल रहा है, फीवर आता है 102 से 104 के बीच में, इंटेस्टाइन में परफोरेशन होने लगता है, इसीलिए इसको इंटेरिक फीवर भी कहते हैं। इस कंडीशन में मृत्यु भी हो जाती है अगर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। टाइफाइड काज कौन करता था, अगर इतना पढ़ लिया है तो टाइफाइड काज करता था साल्मोनेला टाइफी, कौन करता था, साल्मोनेला टाइफी काज करता था। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म पैप स्मेयर इज अप्लाइड टू द स्मेयर ऑब्टेन फ्रॉम, जो पैप स्मेयर है वो टर्म स्मेयर ऑब्टेन की जाती थी किससे, फीमेल के कोलन से, ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक से, फीमेल ब्रेस्ट से, फीमेल यूरेथ्रा से। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो आपने स्टेनिंग में यह बात समझी थी कि जो पैप स्मेयर है उसमें डायग्नोस करते थे क्या, सर्वाइकल कैंसर, क्या करते थे, सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस करते थे, ठीक, कि सर्वाइकल सर्विक्स में जो है कहीं कैंसर तो नहीं है। अगर ये चीज आप समझ गए, सर्विक्स में कैंसर नहीं है, तो यहां से आप बी ऑप्शन राइट लगा सकते थे कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से पैप स्मेयर का सैंपल लेते हैं, ठीक है। समझ गए बात की नहीं समझ गए। अभी साइटोलॉजी होनी है, इसके बाद हम साइटोलॉजी ही करेंगे और स्पेशल स्टेन भी करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने हिस्टोपैथोलॉजी की है वैसे ही साइटोलॉजी करेंगे इसके बाद में, ठीक। तो इसका बी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ओहो हो, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 8 12 5 6, बताना है एक ग्लूकोज के अणु में उपस्थित कार्बन की कुल संख्या कितनी होती है। क्या बताओ भाई, अगर आपको ये चीज नहीं आ रही थी, इतना तो आपको याद होता था कि फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, ग्लूकोज C6H12O6, अरे मेरे भाई इतना तो आप जानते थे। यहां पर कार्बन के आगे कितने अंक लिखे हुए हैं, कार्बन के आगे 6 अंक लिखे हुए हैं, इसका डी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑल आर फ्री लिविंग अमीबा एक्सेप्ट, क्या कह रहा है कि इनमें से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 जो है फ्री लिविंग अमीबा हैं, एक्सेप्ट छोड़कर किसी एक को। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है बालमुथिया स्पीसीज, दूसरा ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तीसरा ऑप्शन है अकैंथ अमीबा और चौथा ऑप्शन है नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब आप देखेंगे कि यहां से एक चीज समझ में आ रही है, इसको अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आता था पता क्या करेगा, अकैंथ अमीबा देखेगा तो ये तो एक अमीबा हो गया, दूसरा देखेगा ये एंट अमीबा हो गया। अब कह रहा है कि इन दो में तो अमीबा है, ये फ्री लिविंग होगा। अब ये दो समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान का नाम लेके ए या डी तो कमार देगा, लेकिन यहीं पे गलती हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब समझो। अब देखो मैं आपको बताता हूं, फ्री लिविंग अमीबा, फ्री लिविंग अमीबा की बात कर रहे हैं और यहां पर एक नाम दिया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये अमीबा नहीं है, नाम में अमीबा है, ध्यान रखना मेरे भाई, छलावा है ये, ओ स्त्री कलाना, छलावा है ये। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये एक पैरासाइट है, ये क्या है, ये पैरासाइट है और ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ओहो, ये इंटेस्टाइन में ह्यूमन की पाया जाता है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक पैरासाइट है। अब बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन, ये तीनों क्या है, फ्री लिविंग
अमीबा है। ठीक, अगर आपको एक चीज पता थी, आपका क्वेश्चन निकल गया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट था, इंटेस्टाइन में पाया जाता था, और ये आप यहां पर देख सकते हैं। अगर ये आपके पास 4 ऑप्शन आए हैं तो मेरे भाई चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाल मुथिया होता है ये इन्फेक्शन फैला देता है ब्रेन और स्पाइन में। ये कहां इन्फेक्शन काज कर देता है? ये काज कर देता है ब्रेन में, ब्रेन एंड स्पाइन में इन्फेक्शन कर देता है। ठीक, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है एकैंथमीबा। एकैंथमीबा क्या करता है? इन्फेक्शन काज कर देता है कॉर्निया में। कहां काज कर देता है? ये इन्फेक्शन काज कर देता है कॉर्निया में। ठीक है, अब ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है, ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है, ये भैया क्या काज कर देता है? ये काज कर देता है ब्रेन ईटिंग अमीबा इसको बोलते हैं। ये ब्रेन में चला जाता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक, ब्रेन ईटिंग अमीबा इसको बोला जाता है, नेग्लेरिया फाउलेरी। ठीक, ये हो गया, ये आपके हो गए। और देखो हमने अभी बताया था आइटिस किसी भी वर्ड के लास्ट में लग जाए उसका मतलब क्या था? स्वेलिंग यानी सूजन। अब नाइगेलिया फाउलेरी फाउलेरी जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ये ब्रेन में पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंच जाता है, जो मेनिंजीज होती हैं इसमें क्या कर देता है? ये जो है स्वेलिंग काज कर देता है, फुला देता है, आइटिस कर देता है, सूजन कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। न्यूट्रल न्यूट्रल अल्फा ग्लूकोसाइडेज फाउंड इन द सीमेन ड्राइव्ड फॉर्म। जो वीर में पतला पाया जाने वाला न्यूट्रल अल्फा ग्लूकोसाइडेज किससे प्राप्त होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से प्राप्त होता है, एपिडिडाइमिस से होता है, सेमाइनल वेसाइकल से होता है, या लीडिंग सेल से होता है? तो देखो हम आपको बताएं, जो ये न्यूट्रल अल्फा ग्लूकोसाइडेज है ये एक प्रकार का क्या है? ये एंजाइम होता है। ये एंजाइम होता है, बताया, ये एंजाइम होता है। देखो साइडेज, एज, ये सब लिखा मिल जाए इसका मतलब समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है? ये एंजाइम की बात हो रही है। और ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम मार्कर है एपिडिडाइमल फंक्शन के लिए, कि आपका एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस सही से काम कर रहा है कि नहीं। एपिडिडाइमिस मार्कर। ठीक, अगर आपका एपिडिडाइमिस सही से काम कर रहा है तो ये एंजाइम आपको सही में आएगा। ठीक, एपिडिडाइमिस फंक्शन के लिए क्या है? मार्कर का काम करता है, न्यूट्रल अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ठीक है, ये सीमन में ड्राइव्ड होता है। ये कौन बनाता है? ये एपिडिडाइमिस बनाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 इज फाउंड इन। देखो ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज लाइन लिखी हुई है कि ये क्वेश्चन जो है फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये क्रोनिक रीनल फेल्योर में होती है। अगर किडनी जो है क्रोनिक रीनल फेल्योर अगर हो गया है तब क्या होता है? इसमें जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 पाई जाती है। होता ये है कि जैसे ये आपकी किडनी हो गई, ठीक, ये पूरा आपका ऐसे होता है बोमन कैप्सूल, और यहां से क्या है? यूरिन आता है आपका बाहर पास होके। जैसा ही प्लाज्मा का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.010, सेम यूरिन में भी वैसे ही आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाए। ठीक, इसका मतलब है कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, कुछ भी यूरिन कंसंट्रेट नहीं हुआ है। ठीक है, छाना नहीं गया है। और ऐसी कंडीशन होती है क्रोनिक रीनल फेल्योर में। किसमें होती है? क्रोनिक रीनल फेल्योर में। ठीक, तो ये जो होता है ये कंडीशन आती है और इसमें फिक्स होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.013। अब अगर फिक्स बता दिया है, नॉर्मल की बात बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल कितनी होती है यूरिन की? बताओ मेरे भाई, कमेंट करके बताओ। हमने आपको बताया था कि जो नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.003 से लेकर 1.03। 1.003 से लेकर 1.030 या 5। ठीक है, ऐसे होती है। ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन। आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मशीन इज यूज फॉर सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड। पांचवा या छठवां क्वेश्चन है हिस्टोपैथोलॉजी से। मशीन कौन सी यूज करते हैं सेक्शन कटिंग के लिए? सेक्शन कटिंग के लिए मशीन कौन सी यूज की जाती थी? माइक्रोटोम, ट्राइमिटोकोम, ब्लॉकटोम्स, माइक्रोटोम्स। देखो इसका मशीन प्रयोग की जाती थी माइक्रो। माइक्रो का मतलब था सूक्ष्म, टोम का मतलब था स्लाइस। ठीक,
टोम का मतलब था क्या, स्लाइस, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें मैं क्या समझाऊं आपको, सारी चीजें बता चुका हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी तक हम टीटीआई बताते आ रहे थे, ठीक है, टीटीआई बताया, उसमें 5 आपके यहाँ पर टेस्ट लगते हैं, ठीक है, एचआईवी, एचसीवी, एचबीएस, एजी, एमपी और आपका सिफिलिस। अब इसमें से बताना है कि कौन सा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट हो सकता है। मलेरिया दिया गया है, सीएमवी दिया गया है, हेपाटाइटिस ए दिया गया, सिफिलिस दिया गया। एलिमिनेशन मेथड लगाओ और क्वेश्चन को कर जाओ। हेपाटाइटिस क्या है, ए, हेपाटाइटिस वायरस, इसके नाम में ही दिया गया है सीएमवी वायरस, ठीक, कल बताया था इस क्वेश्चन को। मलेरिया, उसके बाद सिफिलिस। मलेरिया आप जानते हैं एमपी होता है, और मलेरिया एमपी, मलेरिया पैरासाइट, ठीक, पैरासाइट है, तो ये भी बैक्टीरिया नहीं हुआ। 3 आपने क्या कर दिए, निकाल दिए, 3 आपने निकाल दिए, बचता कौन है, ए ऑप्शन राइट हो जाता है, सिफिलिस। सिफिलिस हमने आपको बताया कौन काज करता है, सिफिलिस बैक्टीरिया काज करता है। और कौन काज करता है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ट्रिपोनिमा पैलेडियम होता है, ये सिफिलिस काज करता है। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफ्यूजन में ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। आगे चलिएगा, आफ्टर एफएनएसी द स्मेयर इज स्टेन विद द फॉलोइंग स्टेन एक्सेप्ट। अगर एफएनएसी की गई है और कोई स्मेयर बनाई गई है तो उसके बाद में फॉलोइंग स्टेन की जाती है, एक्सेप्ट यानी छोड़कर। इनमें से किन्हीं 3 स्टेन कर लेते हैं और कोई एक ऐसी है जिसका स्टेन एफएनएसी में नहीं किया जाता है। हम आपको मेरे भाई बताते हैं कि एफएनएसी में जो स्टेन है वो मेनली करते हैं, जैसे एचएनडी हो गया, एक आप स्टेन ये कर लिए, उसके बाद में क्या होता है, पैप कर लिए, ठीक है, पैप कर ली जाती है, फिर उसके बाद में एमजीजी कर लेते हैं, ठीक, एमजीजी कर लेते हैं, उसके बाद में स्पेशल स्टेन की बात करें तो जेडन कर लेते हैं। स्पेशल स्टेन में क्या कर लेते हैं, जेडन भी कर लेते हैं एफएनएसी में, ठीक है, जेडन भी कर लेते हैं, पास भी कर लिया जाता है, ठीक है, पास भी कर लिया जाता है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देख लो कौन कौन हमने बताया, जिम्सा भी कर लेते हैं, तो पैप हो गया, ग्राम हमने नहीं बताया, जेडन बताया, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एचएनडी बताई, जिम्सा बताया, ये सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं, ये एफएनएसी में करते हैं स्टेन, और इसका बी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। ग्राम स्टेन नहीं, जेडन स्टेन स्पेशल की जाती है। अगला देखो मेरे भाई, ये बात समझो, चेन इन्वॉल्व इन क्लास स्विचिंग, जो हमने कल सारी चीजें समझाई थी सब सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो गई, यहां पर समझिएगा। देखो क्लास स्विचिंग हमने बताया, जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, ठीक है, उसमें 2 चेन होती हैं, एक तो क्या होती है, लाइट चेन होती है, ठीक, एक लाइट चेन होती है, ये जो छोटी आपको दिख रही है ये लाइट चेन है, ठीक, और ये बड़ी वाली दिख रही है इनको कहते हैं हैवी चेन, इनको क्या कहते हैं, हैवी चेन बोलते हैं। अब इन हैवी चेन में लाइट चेन सब में सेम रहती है, हैवी चेन की बात करें तो जो 5 प्रकार की हमने इम्यूनोग्लोबिन्स बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, आईजीजी बताई थी, क्या हमने बताया था, आईजीजी बताई थी, फिर आईजीए बताई थी, फिर उसके बाद में आईजीएम बताई थी, फिर उसके बाद में आईजीडी बताई थी, फिर उसके बाद में आईजीई बताई थी, ठीक, ये बताई थी। देखो समझो, जो लाइट चेन है हमारी, जो लाइट चेन है हमारी, ये बनी होती थी कापा और लेमडा से, कापा या लेमडा से, लेकिन जो है इम्यूनोग्लोबिन्स में जो हैवी चेन होती थी उसमें चेंजमेंट जब होता था, उनमें चेंजमेंट हो जाता था, जैसे जी से ए हो गई, इसी को क्लास स्विचिंग बोलते थे, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन हमने राइट बताया था, एच हो जाएगा कि हैवी चेन में जो है अगर चेंजमेंट हो रहा है तो वो जी से, इम्यूनोग्लोबिन जी से ए में चली जाएगी, ठीक है। और जो इनके पास जो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, इनके पास में क्या था, चेन की बात करें तो इनकी हैवी चेन में जो जी थी उसके पास क्या होता था, जो जी थी उनके पास क्या था, उनके पास मेरे भाई हुआ करता था गामा, कौन सी चेन, गामा चेन थी, ठीक, गामा की स्पेलिंग जी से स्टार्ट हो रही है इसीलिए इसको देख लीजिए आईजीजी बोलते हैं। उसके बाद आईजीए होती है, आईजीए के पास कौन होता है, अल्फा चेन, अल्फा, अल्फा की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से, इसीलिए आईजीए, ठीक है। एम की बात करते हैं, जो एम होती है उसके पास क्या होता है, म्यू, क्या है, म्यू चेन होती है, कौन सी होती है, म्यू चेन होती है, इसकी स्टार्टिंग एम से हो रही है, ठीक है। उसके बाद आईजीडी की बात करें तो इसके पास में होती है डेल्टा चेन, कौन सी होती है, डेल्टा चेन, डेल्टा की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, डी से स्टार्ट हो रही है, यहां पर आप देख लीजिए। ई के पास में जो होती है वो होती है एप्सिलॉन, कौन सी होती है, एप्सिलॉन होती है, और एप्सिलॉन की स्टार्टिंग आप देख सकते हैं ई से हो रही है, किससे हो रही है, ई से हो रही है। अब लाइट चेन में बात करें तो लाइट चेन में जो है हैवी चेन तो ये हो गई, ठीक, हैवी चेन ये हो गई, और लाइट चेन की बात करें तो या तो कापा होगी या लेमडा होगी, इन दो में से कोई एक होती है, ठीक है, ये सब में होंगी, ठीक, ये सब में यही होंगी, ठीक है,
ये जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन है सब में यही होगी। अगर हम आईजीजी बोल रहे हैं तो उसके पास क्या होगा, गामा होगी। आईजीए बोल रहे हैं उसके पास क्या होगा, अल्फा होगा। आईजीएम होगी उसके पास क्या होगा, म्यू होगा। आईजीडी होगी उसके पास में डेल्टा चेन होगी। आईजीई होगी तो उसके पास में एप्सिलॉन चेन होगी। ये हो गई। तो अगर चेंजमेंट की बात करें, क्लास स्विचिंग की बात करें, मतलब कि जैसे एक समझो क्लास 4 से आप क्लास 5 में चले गए, 4 से आप 5 में चले गए, यही क्लास स्विचिंग है। मतलब एक हमने आपको बात समझाने के लिए बोल दी कि जैसे गामा चेन थी वो अल्फा अगर हो गई तो यानी जी से आप क्या हो गए, आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन किस में बदल गई, ए में बदल गई। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये था। ठीक है, उसमें क्या हो गया, तो थोड़ा यहां पे गड़बड़ हो गया, गेम डी हमने लिख दिया तो ई और डी ऊपर हो गया। अब आप यहां से याद रख सकते हैं, हमने बता दिया गामा जी अल्फा ए, म्यू जो है एम, डी जो है डी, ठीक है, और एप्सिलॉन ई। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको किया है, और आप यहां से इस बात का अंदाजा जरूर लगा पाए होंगे कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछेंगे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और इस बात से भी आप यहां पर एश्योर हो गए होंगे, जो चीजें यहां पर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं आपके लिए, वो तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग हमने पहली ही क्लास में जो पहला ही क्वेश्चन था उससे ही इस चीज को हमने बता दिया। अब सब में हम ये आपको बता पाना पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक क्लास का स्क्रीनशॉट लाएं और उसमें हम इस चीज को आपको दिखाएं कि हाँ हाँ यहां पर पढ़ाया था, यहां पर पढ़ाया था। ये करेंगे हम जब आपका नेक्स्ट पेपर होगा और उसको आप दे के आएंगे, तब हम इसको करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि कितने जो है क्वेश्चन यहां से फंसे। आपको हमने एक एक बात दिखाई जो यहां पर लिखी हुई इस बोर्ड पर, इसकी पीपीटी भी हम आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा रहे हैं एक एक, लेकिन हम तुरंत नहीं कराते। इस बात का इसका रीजन यही है कि आपको हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, आप तुरंत पीडीएफ पर चले जाएंगे, लेक्चर देखेंगे ही नहीं। अब अगर ऐसी बातें लिखी हैं कि एनूरिया कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन, समझ में भी तो आना चाहिए कि ये हमने बोला क्या है। यहां पर कोई चीज हमने बोली है वो तो समझ में भी तो आनी चाहिए। तो पहले लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए। 1 से 2 दिन में पीपीटी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो यहां से आप मेरे भाई बात समझ गए होंगे कि क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें जो हम यहां पर आपके लिए बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। समय आप बिल्कुल मत खराब कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, और आपको चीजों में मजा आ रहा है तो हमारा भी मोटिवेशन आप बढ़ाइएगा। क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिएगा, टीम आपका रिप्लाई करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।